Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcomes you all on my YouTube channel. Let's explore. Today we are going to start NCERT Class 8th Geography Chapter number 2 जिसका कि नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पहले चैप्टर के कंपैरिजन में, इसलिए इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट टू टॉपिक्स दैट इज लैंड एंड सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड। अब अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, ठीक है ना। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये हमने रिसोर्सेस में पढ़ा था कि लैंड भी एक रिसोर्सेस है, ठीक है ना। लैंड बहुत सारे काम में आता है और हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसका लगभग 30% जो टोटल एरिया है वो क्या है, वो लैंड है, ठीक है ना। बाकी का एरिया क्या है, वो वाटर है ना, ओशंस के रूप में पानी भरा हुआ है। लेकिन लैंड जो है हमारे पास लगभग 30% जो है हमारी अर्थ पे अवेलेबल है। अब ये जो लैंड होता है, इस लैंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है यानी कि एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। सब जगह पर लैंड अलग अलग है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड की अलग अलग, ठीक। उसी और इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से जो है वहाँ पर सीजन्स अलग अलग होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है, टेम्परेचर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब ये जो लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही लैंड के ऊपर पॉपुलेशन भी अनइवन होती है, यानी कि हर जगह पर एक जैसी पॉपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। और वहीं अगर हम देखें जहाँ पर प्लेन एरिया है, लैंड है ना, प्लेन लैंड है, और अगर वहाँ से कोई रिवर बह रही है तो उस एरिया पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, फैसिलिटीज़ के रूप में। जैसे कि हम खेती कर सकते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, वहाँ पर लोगों के लिए इजीली ट्रैवल वहाँ पर हो जाता है। लेकिन माउंटेनियस एरिया में या प्लेट्यू बड़े इन एरियाज़ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स अबाउट द लैंड। अब हम लैंड के कुछ यूजेस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर लैंड के हम यूजेस देखें, ठीक है ना, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, है ना। हम खेती करते हैं, फॉरेस्ट्री, माइनिंग करते हैं, हम हमारे घर बनाते हैं, रोड बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज़ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लैंड का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको लैंड यूज़ बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, लैंड के अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे कि अलग अलग टोपोग्राफी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग टोपोग्राफी होती है, अलग अलग सॉइल होती है। कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना। सॉइल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक। कहीं हर लैंड के ऊपर, हर सॉइल के ऊपर जो है अंदर जो है अलग अलग मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड को जो है क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में। पहला है आपका प्राइवेट लैंड और दूसरा है आपका कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड से आपको ये समझना है, प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो पर्सनली किसी इंडिविजुअल का हो। जैसे कि आपका घर है, आपका मकान है, वो एक प्राइवेट लैंड हो गया, ठीक है ना। और एक कम्युनिटी लैंड जो एक समाज से रिलेटेड है ना, वो किसी पर्टिकुलर काम को दर्शाता है, ठीक। जैसे कि सब्जी मार्केट हो गया, वो एक कम्युनिटी लैंड हो गया, ठीक है ना। फ्रूट मार्केट हो गया, वो एक कम्युनिटी लैंड हो गया। तो इन कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आई होप आपको ये दो टाइप के लैंड समझ में आए होंगे, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी के अंदर हम, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 30% जो है वो लैंड एरिया है पूरी अर्थ के ऊपर, है ना। यानी कि पहले ही हम देख रहे हैं कि लैंड एरिया क्या है, अर्थ पे कम है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़
कर रहे हैं, है ना। और उस लैंड के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड दिन पे दिन खराब हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, है ना। इस पिक्चर को हम समझें तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है ये, इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, किसान दिख रहे हैं, छोटे मकान दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले आप पिक्चर में आ जाइए, तो पहले से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखिए, है ना, ये कच्चे मकान से पक्के बन गए, है ना, लेकिन यहाँ पर हरियाली कम हो गई। यहाँ देखिए पेड़ है, ठीक है ना। अब ये जो पेड़ है, ये देखिए ये पेड़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस डल चुकी है, ठीक। उसके बाद थर्ड पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर और डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट हुआ है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ भी खेल रहे हैं। वैसे हम फोर्थ पिक्चर में जाएंगे तो आप देखिए, तो अब जब आप यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पिक्चर को देखेंगे तो आप कंपेयर कीजिए कि यही सेम लैंड एरिया जब फर्स्ट पिक्चर में ये था तो कितनी यहाँ पे हरियाली थी, इन्वायरमेंट था, सब कुछ था, है ना। लैंड में खेती हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये पूरी यहाँ पर बिल्डिंग्स बन चुकी है, सड़कें बन चुकी है, पार्क्स बन चुके हैं, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हमको जो है जितनी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से ही लैंड को इस्तेमाल करना चाहिए। हमको लैंड को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की, इंडिया की पॉपुलेशन हम सब जानते हैं ना, इट्स अराउंड 130 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और इतनी पॉपुलेशन में इतने लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम हमारे लैंड को प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। हम हमारे जो फॉरेस्ट हैं, है ना, हमें जब लैंड की ज़रूरत लगती है तो हम जंगल काट देते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को रोकना होगी और लैंड को एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स समझ के हमें लैंड को भी कंजर्व करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंड, ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉइल, ठीक है। सॉइल, मिट्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। सॉइल के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। ये क्या होता है, सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, है ना, छोटे छोटे बारीक बारीक, है ना, सॉइल के टुकड़े होते हैं, मिट्टी होती है ना। देन इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, है ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पे अलग अलग प्रकार की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है ना। वेदरिंग क्या होता है, समय के साथ में धीरे धीरे जो है बड़े बड़े पत्थर भी क्या होते हैं, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना। उनके ऊपर हवा लगती है, पानी लगता है, लेकिन वो एकदम से नहीं होता है ना, बहुत कई साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, है ना। एक जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर से माउंटेन से कहीं से नीचे आते हैं, प्लेन एरिया पर आते हैं और वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, है ना, यानी कि ऐसा लैंड जो उपजाऊ है, यानी कि जिस पर हम खेती करेंगे तो बहुत अच्छा अनाज हमको मिलेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, है ना। हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन्हीं की मदद से हम जब अनाज उगाते हैं तो वो उतना अच्छा अनाज हम लोगों को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैंड स्लाइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर लैंड स्लाइड हो रही है। लैंड स्लाइड्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अर्थक्वेक होता है ना, फ्लड्स होते हैं, वॉल्केनोज होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है ना। सॉइल इरोड हो जाती है अपनी जगह से, है ना, और क्या होती है, वो एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर चली जाती है। इसी को हम लैंड स्लाइड कहते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ केस स्टडी जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारा सा पिक्चर दिख रहा होगा, है ना, आप इसे देख सकते हैं। सॉइल की प्रोफाइल है ना। अगर हम यहाँ पर सबसे ऊपर देखें तो ये टॉप सॉइल है ना, विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, है ना, नमी होती है सबसे ऊपर वाली सॉइल में। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देन उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, और सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा पत्थर हो गया, ठीक। इस तरीके से जो है ये सॉइल की प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं सॉइल के फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि सॉइल बनती कैसी है, मिट्टी जो होती है वो किस प्रकार बनती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल सॉइल को बनाने के लिए, जैसे कि पेरेंट रॉक, है ना, ये सबसे नीचे वाला जो मैंने आपको बताया। इट डिटरमाइंस द कलर,
वो बताएगा कि क्या कलर होना चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए सॉइल का, सॉइल के अंदर कौन से मिनरल्स होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। ये सारी चीज़ें हमको पेरेंट रॉक से मालूम पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हम देखें रिलीफ, है ना। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ एक तरीके से स्लोप, है ना, कितने एंगल पर हैं, कितना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी मतलब होता है कितनी हाइट पर है, ठीक है ना। कितनी हाइट से कोई बड़ा पत्थर या बड़ा रॉक आ रहा है ना, तो उसके टुकड़े हो रहे हैं, फिर और तो छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, देन वो पेबल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन लाइक दैट, है ना, इट गोज ऑन। देन उसके बाद थर्ड फैक्टर होता है फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। वहाँ पर किस तरीके के फ्लोरा एंड फ्यूना है ना, यहाँ किस किस तरीके का वेजिटेशन है, वहाँ पर किस तरीके से पेड़ पौधे हैं, कैसे जानवर हैं, कैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारी चीज़ें भी जो हैं डिसाइड करती है, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो सॉइल के अंदर कितना ह्यूमस होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी सॉइल में या कम ह्यूमिडिटी होगी सॉइल के अंदर, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर हो गया, है ना, रेनफॉल हो गया, यानी कि जहाँ से सॉइल फॉर्म हो रही है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है ना, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी ज़्यादा है कम है, बारिश उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी होती है, ठीक है। और लास्ट जो है टाइम, यानी कि टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। समय से हमको पता चलेगा कि मिट्टी जो है वो कितनी ज़्यादा थिक है या थिन है, यानी कि मोटी है या पतली है, ठीक है ना। तो ये आपको 5 फैक्टर्स हैं, ये मेनली आपको याद रखना है कि कौन कौन से 5 फैक्टर है जो सॉइल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ पेरेंट रॉक, इट इज़ रिलीफ, फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, climate and time. These are the major 5 factors responsible for the soil formation, ठीक है। तो आई होप दिस इज डन फॉर द टुडेज लेक्चर। और लैंड और सॉइल के बारे में हमने काफ़ी कुछ जो है इस चैप्टर में पढ़ लिया है। हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर को थोड़ा आगे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जितना भी अभी लैंड और सॉइल के बारे में समझाया है समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।